तो अब हम आ चुके हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, जो कि है सम नेचुरल फिनोमेना ड्यू टू लाइट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट को, और इन पर बेस्ड जो फिनोमेनाज है उन्हें भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। डिस्पर्सन ऑफ लाइट को समझने से पहले हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म को। तो यहाँ अब हम बात करते हैं, जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि ये ग्लास प्रिज्म आखिर क्या होता है। तो ग्लास प्रिज्म यहाँ हम कंसीडर कर रहे हैं एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म को। तो अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हैविंग टू ट्रायंगुलर एंड्स एंड 3 रेक्टेंगुलर साइड्स मेड अप ऑफ ग्लास। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होती है जो कि ग्लास से बनी हुई होती है, जिसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ 2 ट्रायंगुलर एंड्स हमें दिखाई दे रहे हैं और यहाँ 3 रेक्टेंगुलर फेसेस हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक ग्लास प्रिज्म है। अब हम बात करते हैं कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म के केस में क्या होता है। सो व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म, it bends towards the thicker part, or we can call it as base of the prism। तो जब हम किसी प्रिज्म को इस तरीके से किसी सरफेस पर रखेंगे, दैट मीन्स हम उसकी ये वाली साइड को बेस कंसीडर करेंगे, जो थिकर पार्ट है, जो चौड़ा हिस्सा है इसको हम बेस कंसीडर कर रहे हैं। तो जब कोई रे ऑफ लाइट किसी ग्लास प्रिज्म से पास की जाती है तो वो रे ऑफ लाइट बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द थिकर पार्ट, या फिर इसको हमने कहा है बेस ऑफ द प्रिज्म। तो यहाँ एक डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है जिसमें एक इंसिडेंट रे है जो कि पी क्यू सरफेस जो है इस प्रिज्म की, जो प्रिज्म हमने कंसीडर किया उसको हमने नाम दिया है पी क्यू आर। तो इसकी पी क्यू सरफेस से ये इंसिडेंट रे प्रिज्म के अंदर जा रही है और हम देख रहे हैं कि जैसे ही ये प्रिज्म के अंदर जा रही है तो ये रिफ्रैक्ट हो जा रही है, मीन्स ये रे ऑफ लाइट बेंड हो जा रही है टुवर्ड्स द थिकर पार्ट ऑफ द प्रिज्म। अगेन हम देखें कि जब ये रिफ्रैक्टेड रे जब पी आर सरफेस से बाहर निकल रही है, तब अगेन ये जो रे ऑफ लाइट है जिसे हम कहेंगे इमर्जेंट रे, जो कि हमें नजर आ रही है कि ये अगेन बेंड हो चुकी है टुवर्ड्स द थिकर साइड ऑफ द प्रिज्म। ज्यादा क्लैरिटी के लिए एक डायग्राम आपके सामने है जिसमें पी क्यू आर एक प्रिज्म है, जहां हमने जो ए शो कर रहा है वो शो कर रहा है एंगल ऑफ प्रिज्म को। यहां हम देखें कि जो एंगल फॉर्म हो रहा है बिटवीन द एक्चुअल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, उस एंगल को हमने बोला है एंगल ऑफ डेविएशन। तो अब हम यहां डिस्कस करते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। सो एंगल ऑफ डेविएशन द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। तो इंसिडेंट रे को अगर हम आगे प्रोड्यूस करेंगे तो ये उसका एक्चुअल पाथ हो जाएगा। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में बनने वाला जो एंगल है उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहां हमने इस केस में देखा कि ये एक सिंगल रे ऑफ लाइट जब एक ग्लास प्रिज्म से पास की गई तब ये 2 बार बेंड हुई है। एक बार जब ये पहली सरफेस से अंदर जा रही है प्रिज्म के अंदर, और दूसरी बार तब जब ये प्रिज्म की दूसरी सरफेस से बाहर आ रही है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट को। तो क्या होता है ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट? द स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म और ट्रांसपेरेंट मीडियम इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। यहाँ मेनली हम सनलाइट को वाइट लाइट कंसिडर करेंगे। जब कोई बीम ऑफ वाइट लाइट को हम किसी ग्लास प्रिज्म या ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास कराते हैं तब ये वाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है इनटू 7 कलर्स। इस प्रोसेस को हम जानते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट के नाम से। तो अब यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या कॉज है डिस्पर्सन का। तो कॉज में लिखा है कि बिकॉज कलर्स ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड थ्रू द ग्लास प्रिज्म। जो डिफरेंट कलर्स होते हैं
वो किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम, या हमने यहाँ बात की है ग्लास प्रिज्म की, तो उस ग्लास प्रिज्म से डिफरेंट स्पीड से वो उस ग्लास प्रिज्म में ट्रेवल करेंगे। सो दे आर रिफ्रैक्टेड बाय अ डिफरेंट एंगल, इसलिए वो डिफरेंट एंगल से रिफ्रैक्ट हो जाते हैं या फिर कहें कि बेंड हो जाते हैं, रिजल्टिंग इन स्प्रेडिंग आउट टू फॉर्म अ स्पेक्ट्रम। और जिसके कारण क्या होता है, वो स्प्रेड आउट हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं एक स्पेक्ट्रम को। अब बात आती है कि यहाँ ये स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो आपको जो डायग्राम में ये जो बैंड नजर आ रहा है 7 कलर्स का, द बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म्ड ऑन वाइट स्क्रीन व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो ये ही बैंड ऑफ 7 कलर्स जो आपको वाइट स्क्रीन पर दिख रहा है, ये कहलाता है स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। अब ये स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट जो होता है, इसका एक एक्रोनिम होता है जिसे हम बोलते हैं विबग्योर, जहां V इंडिकेट कर रहा है वायलेट कलर को, I इंडिकेट कर रहा है इंडिगो को, B इंडिकेट कर रहा है ब्लू को, G इंडिकेट कर रहा है ग्रीन को, Y इंडिकेट कर रहा है येलो को, O इंडिकेट कर रहा है ऑरेंज को, और R इंडिकेट कर रहा है रेड कलर को। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो अब यहाँ आती है, जो कि नोट करने के लायक है, वो ये है कि जो रेड कलर होता है वो डेविएट होता है लीस्ट, सबसे कम डेविएट जो होता है वो रेड कलर होता है, और सबसे ज़्यादा जो कलर डेविएट होता है वो वायलेट कलर डेविएट होता है। तो यहाँ एक डायग्राम ड्रॉ किया है जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि विबग्योर जो एक्रोनिम अभी हमने डिस्कस किया, उसकी अगर हम V से R की तरफ मूव करें, मींस वायलेट कलर से रेड कलर की तरफ अगर हम मूव करें, तो हम देखेंगे कि यहाँ इन कलर्स की इंक्रीजिंग वेवलेंथ के फॉर्म में इनको लिखा गया है। या फिर इसका रिवर्स हम देखें कि अगर हम रेड कलर से वायलेट कलर की तरफ आते हैं, तो यहाँ हमें दिख रहा है कि यहाँ इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि जिस तरीके से हमने व्हाइट लाइट को स्प्लिट करके फॉर्म किया था 7 कलर्ड स्पेक्ट्रम, तो क्या हम इस 7 कलर्ड स्पेक्ट्रम से वापस व्हाइट लाइट को फॉर्म कर सकते हैं? तो यहाँ आता है टॉपिक रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। तो इसमें क्या होता है, द 7 कलर्ड लाइट कैन बी रिकम्बाइंड टू गिव बैक व्हाइट लाइट। इसमें हम जो 7 कलर्ड की लाइट हमें जो अभी मिली, उसको हम वापस से रिकम्बाइन कर सकते हैं टू गिव बैक व्हाइट लाइट। कैसे कर सकते हैं? व्हेन वी प्लेस एन इन्वर्टेड प्रिज्म अलोंगसाइड द प्रीवियस प्रिज्म। जब हम एक इन्वर्टेड प्रिज्म को, जो प्रीवियस प्रिज्म अभी हमने जो लिया था, उसके साइड वाइज रखें, तब इसमें से पास होने वाला जो 7 कलर्ड स्पेक्ट्रम है वो वापस से रिकम्बाइन हो जाएगा टू गिव बैक व्हाइट लाइट। अब हम आ चुके हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट पर बेस्ड फिनोमेना, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो पर। तो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो किस तरीके से होते हैं? तो सबसे पहले जानते हैं कि ये रेनबो जो होते हैं ये फॉर्म कैसे होते हैं। सो अ रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स। तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, उनमें जब सनलाइट एंटर होती है तो सनलाइट के डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के कारण रेनबोज फॉर्म होते हैं। अब जानते हैं कि इन रेनबोज फॉर्म होने का कॉज क्या है। तो कॉज ऑफ रेनबो फॉर्मेशन है कि रेनबो इज फॉर्म्ड बाय dispersion of white light by raindrops और water drops in the atmosphere। एटमोस्फेयर के अंदर जो रेन ड्रॉप्स या फिर वाटर ड्रॉप्स प्रेजेंट होती हैं, उनके थ्रू जब ये व्हाइट लाइट डिस्पर्स होती है, उसके कारण रेनबोज फॉर्म होते हैं। सो ईच रेन ड्रॉप एक्ट एज टाइनी प्रिज्म। रेन ड्रॉप्स यहां हमने बात की है, वो टाइनी प्रिज्म के जैसे एक्ट कर रही हैं, स्प्लिटिंग द सनलाइट इनटू अ स्पेक्ट्रम, और जो कि वो सनलाइट को स्प्लिट कर दे रही हैं इनटू स्पेक्ट्रम। तो अब आगे चलते हैं और ये जानते हैं कि ये रेनबोज कैसे फॉर्म होते हैं। हाउ रेनबोज आर फॉर्म्ड। एज सनलाइट एंटर्स एंड लीव्स द रेन ड्रॉप, जैसे ही सनलाइट
रेन ड्रॉप्स के अंदर जाती है और रेन ड्रॉप से बाहर आती है, द वेरियस कलर रेज प्रेजेंट इन सनलाइट आर रिफ्रैक्टेड बाय डिफरेंट अमाउंट। तो सनलाइट में प्रेजेंट जो डिफरेंट कलर्स होते हैं, जो डिफरेंट रेज ऑफ कलर्स होती हैं, वो डिफरेंट अमाउंट में रिफ्रैक्ट हो जाती हैं, ड्यू टू विच एन आर्च ऑफ 7 कलर्स कॉल्ड रेनबो इज फॉर्म्ड, जिसके कारण एक 7 कलर्स का आर्च फॉर्म होता है, एक धनुष फॉर्म होता है, जिसे हम कहते हैं रेनबो या फिर इंद्रधनुष। सेकेंड प्रोसेस जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो क्या होता है ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? The refraction of light caused by Earth's atmosphere is known as atmospheric refraction। तो हम ये जानते हैं कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर से मिलकर बना होता है, जिनकी वेरिइंग ऑप्टिकल डेंसिटीज या कहें कि वेरिइंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होते हैं। तो इन डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर के कारण जो लाइट वहाँ से आ रही होती है वो कंटिन्यूसली बेंड होती रहती है, और इस टाइप से जो रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो अब इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पर बेस्ड कुछ नेचुरल फिनोमेनाज है, हम उन्हें डिस्कस करते हैं। तो जिसमें फर्स्ट फिनोमेना है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। वाई डू स्टार्स ट्विंकल? जो स्टार्स होते हैं वो टिमटिमाते हुए क्यों नजर आते हैं? तो उसका रीजन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बट इसका जो क्लियर कट रीजन है उसको हम जान लेते हैं। इट इज कॉज्ड बाय रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट थ्रू लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर विथ वेरिइंग ऑप्टिकल डेंसिटी। जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट लेयर ऑफ एयर से बना हुआ है, जिनमें जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनकी डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज होती हैं, या फिर कहें कि उनका डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो जब ये स्टार लाइट उन डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर से गुजरकर आती है तब क्या होता है? ये लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है। सो ऑन एंटरिंग द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन कंटिन्यूअसली बिफोर इट रीचेज द अर्थ। तो स्टारलाइट वहां से हमारे पास तक आने में ये इतनी लेयर से गुजरती है कि इसमें कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन होता रहता है और वो लाइट जो है वो कंटिन्यूअसली बेंड होती रहती है। अब क्योंकि ये लेयर्स ऑफ एयर जो होती हैं ये चेंज होती रहती हैं, इसलिए ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है ये भी चेंज होती रहती है, इसलिए हमें ये ऐसा लगता है कि स्टार ट्विंकल कर रहे हैं। सेकेंड फिनोमेना जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पर बेस्ड है वो है एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स। जो स्टार्स होते हैं वो अपनी एक्चुअल हाइट से कुछ ज़्यादा हाइट पर नजर आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो क्या लिखा हुआ है इसमें कि स्टार अपीयर हायर देन देयर एक्चुअल पोजीशन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से स्टार्स जो हैं वो कुछ हायर पोजीशन पर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट फेनोमेनन की बात करते हैं हम, जो कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पर बेस्ड है, जो कि है एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। इसमें हमारा कहने का मतलब यह है कि सूरज उगने के 2 मिनट पहले, मींस एक्चुअल मॉर्निंग जो एक्चुअल सनराइज है उसके होने से 2 मिनट पहले सूरज हमें दिखने लगता है और एक्चुअल सनसेट के 2 मिनट बाद तक सूरज हमें दिखाई देता है, जस्ट बिकॉज ऑफ अगेन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, द सन अपीयर्स अबाउट 2 minutes earlier at sunrise and 2 minutes later at sunset due to atmospheric refraction। तो ये कुछ फेनोमेनाज हैं जो कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पर बेस्ड हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड फेनोमेना को, जो कि है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? द फेनोमेना इन विच लाइट इज एब्जॉर्ब्ड एंड देन स्कैटर्ड और वी कैन से स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो ये एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें लाइट पहले एब्जॉर्ब होती है, देन उसके बाद लाइट जो है वो स्कैटर या फिर कहें कि स्प्रेड हो जाती है इन डिफरेंट डायरेक्शन। इसको हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो अब ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट कब और कैसे होता है? सो व्हेन लाइट इंटरैक्ट्स विद स्मॉल पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स
जिन्हें हम कहेंगे कोलाइडल पार्टिकल्स। तो जब लाइट स्मॉल पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स से इंटरेक्ट करती है, जिन्हें हम क्या कहेंगे, कोलाइडल पार्टिकल्स, इन अ मीडियम, causing the light to deviate from its original path, जिसके कारण क्या होता है, इसके कारण, इस इंटरेक्शन के कारण जो लाइट का ओरिजिनल पाथ होता है, ये ओरिजिनल पाथ को फॉलो ना करके उस पाथ से डेविएट हो जाती है, उस पाथ से भटक जाती है और डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाती है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब हम बात करते हैं कि इस फिनोमेना से रिलेटेड एक और फिनोमेना है जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, जिसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या होता है टिंडल इफेक्ट? द अर्थ एटमोस्फेयर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हमें पता है कि अर्थ का जो एटमोस्फेयर है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। किसी चीज का? माइन्यूट पार्टिकल्स लाइक स्मोक, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट। तो अर्थ का जो एटमोस्फेयर है उसमें जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है? माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ स्मोक, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स एंड सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ डस्ट। इसमें बहुत सारी चीजें प्रेजेंट हैं। सो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू दीज कोलाइडल सस्पेंशन, जब इन कोलाइडल सस्पेंशन से कोई बीम ऑफ लाइट पास होती है, कॉजिंग द लाइट टू स्कैटर एंड द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। तो उस कारण क्या होता है, जो पाथ ऑफ लाइट है वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होती है, मतलब लाइट जो है वो स्कैटर हो जाती है, और जिस पाथ से वो लाइट जा रही है वो पाथ विजिबल हो जाता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। तो अब इस टाइप का फिनोमेना हम कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं? तो इस टाइप के फिनोमेना को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जब कोई लाइट पास हो रही हो थ्रू अ कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। कोई एक घना जंगल हो, उस घने जंगल से जहाँ पर बहुत सारे टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, वहाँ जो धुंध प्रेजेंट होगी वहाँ पर, तो जब ये लाइट इस कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट से, इस घने जंगल से पास होती है, तब वहाँ हम देखेंगे कि जो लाइट है वो स्कैटर हो चुकी है थ्रू आउट द मिस्ट। जैसे कि आपने हॉरर मूवीज़ में देखा होगा, जो हॉरर मूवीज़ रहती हैं वहाँ थोड़ा हॉरर बढ़ाने के लिए हम इस टाइप के सीन को दिखाते हैं, जहाँ पर ये जो लाइट है ये स्प्रेड हो जा रही है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर बेस्ड फिनोमेनास को अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट फिनोमेना जो है वो है ब्लू कलर ऑफ द स्काई। व्हाई डज स्काई अपीयर्स ब्लू? हमें आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? So the molecules of air and other fine particles in atmosphere, एटमोस्फेयर के अंदर जो एयर के मॉलिक्यूल्स और अदर फाइन पार्टिकल्स, जो अभी हमने माइन्यूट पार्टिकल्स को डिस्कस किया जैसे कि फॉग, स्मोक और स्कैटर्ड पार्टिकल ऑफ डस्ट, जो अर्थ के एटमोस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, दे आर हैविंग साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। जिनकी साइज, उन पार्टिकल की साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपैरिजन में स्मॉल होती है। सो शॉर्टर वेवलेंथ, इसलिए क्या होता है, जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है, किस कलर की वेवलेंथ शॉर्ट होती है? ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट होती है। तो शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू आर स्कैटर्ड मोर देन लॉन्गर वेवलेंथ रेड बाय एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स। तो इसके कारण क्या होता है, उन साइज ऑफ पार्टिकल वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपैरिजन में काफ़ी स्मॉल होने के कारण जो शॉर्टर वेवलेंथ होती हैं वो ज़्यादा स्कैटर होती हैं एज कंपेयर टू लॉन्गर वेवलेंथ बाय एटमॉस्फेरिक पार्टिकल। तो यहाँ हमने जो शॉर्टर वेवलेंथ की बात की है, वहाँ पर जो कलर है वो ब्लू, जो कलर है वो ज़्यादा स्कैटर होगा, ज़्यादा स्प्रेड होगा एज कंपेयर टू रेड कलर। ये रीज़न है कि हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। अब यहां हम बात करते हैं कि इफ अर्थ हैड नो एटमोस्फेयर, अगर अर्थ का कोई एटमोस्फेयर ना हो तब क्या होगा? देयर वुड बी नो स्कैटरिंग, तब कोई भी स्कैटरिंग नहीं होगी, एंड स्काई वुड हैव लुक डार्क, तब हमें जो आकाश का रंग है वो डार्क दिखाई देगा। अब हम चलते हैं सेकेंड फेनोमेना पर, जो कि इस पर बेस्ड है, जो कि है कि स्काई अपीयर्स डार्क टू एस्ट्रोनॉट्स। एस्ट्रोनॉट्स को जो स्काई का कलर दिखाई देता है वो डार्क दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एटमोस्फेयर, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स जो है वो अर्थ की
एटमॉस्फेयर से बाहर जाते हैं जहां पर कोई एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, इसलिए एटमॉस्फेयर की एब्सेंस के कारण कोई स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती। ऑल्सो स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर्स फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड्स, और जो पैसेंजर्स जो काफ़ी ज़्यादा एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहे होते हैं उन्हें भी ये स्काई जो है ये डार्क दिखाई देता है, बिकॉज देयर आर सिग्निफिकेंटली फ्यूअर एयर पार्टिकल प्रेजेंट एट सच हाइट टू स्कैटर लाइट, क्योंकि उतनी हाइट पर बहुत कम पार्टिकल्स एयर के प्रेजेंट होते हैं जो कि इस लाइट को स्कैटर कर सके। अब हम आते हैं नेक्स्ट फेनोमेना पर जो कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर बेस्ड है, जो कि है रेड कलर इज यूज्ड इन डेंजर सिग्नल्स। तो रेड कलर को डेंजर सिग्नल्स देने के लिए ही बनाया गया है। क्यों बनाया गया है, इसका रीजन हम जानते हैं। तो रीजन है कि रेड इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग और स्मोक। रेड कलर जो होता है वो सबसे कम स्कैटर होता है बाय फॉग और स्मोक। क्यों होता है, क्योंकि इसकी लॉन्गर वेवलेंथ होती है। सो इट कैन ट्रेवल फार्दर थ्रू फॉग एंड स्मोक, इसलिए ये फॉग या फिर स्मोक से, धुंध कोहरा या जो धुआं है उससे ये काफी दूर तक ट्रेवल कर सकता है, उसमें से गुजर के ये काफी दूर तक ट्रेवल कर सकता है। एंड सीन इन द सेम कलर एट अ डिस्टेंस, और उसी सेम कलर में ये काफी दूर काफी डिस्टेंस तक उसी कलर में दिखाई देता है। इसलिए जो रेड कलर है वो डेंजर सिग्नल्स में यूज किया जाता है।